हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। ओरेकल एसक्यूएल के लेक्चर नंबर 4 में आ गए हैं जी हम। और लेक्चर नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, आज हम कुछ फंक्शन स्टडी करेंगे मैनिपुलेशन के लिए। देखिए, मैं अभी जो फोकस कर रहा हूँ वो मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट्स पे ज़्यादा कर रहा हूँ। यानी कि जैसे मैंने सेलेक्ट लिया, अभी मैंने टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फंडामेंटल्स क्या होता है, ओरेकल क्या है, वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं। ठीक है कि वो इसलिए कि मुझे अभी ये लगता है कि पहले मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूं पूरे ओरेकल का, तो उसके बाद चीज़ें जैसे जैसे मुझे लगेगा, जैसे जैसे आप थोड़ा सा करते जाएंगे आपको आइडिया होगा कि ओरेकल क्या है। अभी से मैं आपको पूरा सिस्टम समझाने बैठ जाऊं कि ओरेकल में ये कंपोनेंट है, तो वो सब चीज़ें उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया, इतना ओवरव्यू काफ़ी है। तो उससे क्या फ़ायदा कि आप जब चीज़ों को अभी समझ ही नहीं पाएंगे तो उसको देखने से भी क्या फ़ायदा। तो एक पूरा है ना, एक सिस्टम बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो अभी हम मैनिपुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, और मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने जैसे कहा था कि सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है ना, जो बिगनर्स हैं और जो जॉब आपको मिलेगी या अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी मैक्सिमम काम मैनिपुलेशन का होता है, डाटा को मैनिपुलेट करने का होता है। तो ठीक है जी, शुरू करते हैं। CMD में जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं जी, SQL PL US। स्कॉट स्कीमा के अंदर जाते हैं और टाइगर पासवर्ड। तो जी शुरू करें। अब देखिए, आज का जो हमारा पहला फंक्शन है, पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारी कौन कौन सी टेबल है। मैं आपको बता चुका हूँ ये कमांड, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टैब। इससे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी टेबल आपको अवेलेबल है। बोनस, डिपार्टमेंट, EMP और सेल ग्रेड। तो हम EMP को देख रहे थे, यूज़ कर रहे थे। एक हमारी टेबल जो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ड्वेल। ठीक है, इस टेबल का हम यूज़ करते हैं। डिस्क्राइब करके मैंने आपको कमांड बताई थी, ड्वेल। ठीक है, इसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट है, एक ही कॉलम है। और डिस्क्राइब आपको दूसरी कमांड आपको बताई थी, सॉरी, अच्छा, एक दूसरी टेबल आपको बताई थी EMP। तो EMP में देखते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर। इन दो टेबल्स पर अभी तक हमने मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट यूज़ किए हैं। तो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला फंक्शन है उसको हम देखते हैं, सेलेक्ट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, A फ्रॉम ड्वेल। अब देखिए, अब मुझे ये बताने की क्या ज़रूरत है कि आउटपुट कुछ भी आए, कितनी बार आएगा? एक बार आएगा जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, आउटपुट क्या आया वो बात की बात है। मैं अभी तक जो हमने डिस्कस किया है कि कितनी बार आएगा। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो उतनी बार एग्जीक्यूट होता है जितनी इसमें टपल्स हो। वेरी गुड। अच्छा, अगर अब मैं EMP लिखूँ, अब बताइए कितनी टाइम आएगा? 14 टाइम्स, बिल्कुल ठीक। जिनको अभी ये क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब पिछले 2-3 लेक्चर आपने जो 2 लेक्चर थे लास्ट के वो ठीक से नहीं किए, उसको एक बार जाकर देख लो, तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। ठीक है जी, 14 टाइम्स। अब अपने काम पर आते हैं कि ये जो 65 है ये कैसे आया। देखिए, आस्काई फंक्शन क्या करता है, ये आप जो स्ट्रिंग देते हैं इसे स्ट्रिंग। अब अच्छा, कुछ लोगों ने कहा करेक्टर, इसका मतलब देखिए, पिछला अगर आप भूल जाएंगे या फिर पिछला नहीं करके आएंगे तो गड़बड़ होगी। मैंने बताया था ओरेकल में करेक्टर जैसी कोई चीज़, मतलब सिंगल कोट्स में करेक्टर वाली चीज़ नहीं होती है। ठीक है, आप इसको करेक्टर ना समझिए, स्ट्रिंग ही है। तो यहाँ पर करेक्टर मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसकी आस्काई कॉरस्पॉन्डेंस रिटर्न करता है। तो आस्काई ये क्या होते हैं, अगर आपने ये देखिए, अगर आपको समझ में आ गया है कि हर एक सिंबल एक खास तरीके से स्टोर होता है। ठीक है, तो C प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर फंडामेंटल में आपने कहीं पढ़ा होगा। दूसरा ये कि आज की डेट में देखिए, इनकोडिंग के कई और फॉर्मेट भी हैं। ठीक है, जैसे यूनिकोड है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो करेक्टर इनकोडिंग टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है ओरेकल में, उसको डेप्थ में अभी मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, सब मिक्सअप हो जाएगा। अभी फिर इतना याद रखो कि ये आस्काई वैल्यू प्रिंट हुई है A की, अब B की क्या होगी? 66। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन में स्मॉल a की क्या होगी? देखो, चलो कैपिटल B की देखते हैं, ये कंटिन्यू आगे बढ़ी। ऐसे ही स्मॉल a की क्या होगी? ये 97 होगी। 0 की 48 होगी, 0 की आस्काई वैल्यू, हाँ जी 48। अच्छा चलो, अब एक काम करते हैं, मैं AB लिखता हूँ। अब बताइए जी क्या होगा?
बोलो, सोचो क्या होना चाहिए, एरर आनी चाहिए ना, ठीक है। हाँ, तो एरर नहीं आएगी जी इसमें, देखो क्या हुआ। तो ASCII फंक्शन की डेफिनेशन है जी, ये फर्स्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, जो आप ये बेसिकली डबल कोट्स स्ट्रिंग है, तो फर्स्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। आपने यहाँ लिखा 1 2 3, तो ये 1 की ASCII वैल्यू देगा, ठीक है। 1 की 49 क्योंकि 0 की 48 थी, 1 की 49 इसलिए क्योंकि 0 की 48 थी। तो ASCII फंक्शन क्लियर। अच्छा देखिए, फंक्शन है, फंक्शन की खास बात ये वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी जी अपना जो हमारा स्टाइल है वो देखते हैं। हेलो, वेयर था ना, फ्रॉम तो यहाँ लग गया, फ्रॉम टेबल और वेयर ASCII। अब बताइए क्या होगा, एंटर। हाँ, इनवैलिड मैंने क्यों लिखा जी, जानबूझकर लिखा। देखिए, आप जब तक सेलेक्ट स्टेटमेंट को बिल्कुल दिमाग में सेट नहीं करेंगे ना, तब तक ये दिक्कत करता रहेगा आपको। देखिए कैसे, मैंने आपको पिछली 2 क्लासेस में ये बहुत जोर देकर समझाया है, शायद आपने पता नहीं गौर की, जो लोग पिछले 2 लेक्चर सुनकर आ रहे हैं उनके लिए खासकर, जो नहीं आए डायरेक्ट पहले वहाँ सुन जाओ, फिर तो डायरेक्ट समझ में आने नहीं। तो मैंने आपको बताया था वेयर स्टेटमेंट के अंदर आप बूलियन स्टेटमेंट लिखेंगे। वेयर जो है ना वो एक्सप्रेशंस नहीं समझता है। एक्सप्रेशंस में आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशंस क्या होता है। हाँ जी, तो जो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये एक्सप्रेशन वेयर जो है वो एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब यहाँ एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ, एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि जो स्टेटमेंट कुछ रिटर्न करता हो। अब ये ASCII फंक्शन है जी, तो अब ये कुछ रिटर्न करेगा, वेयर को पसंद नहीं है जी कोई रिटर्न करने वाली चीज़ है, ठीक है, तो वो एरर देगा। अच्छा, इसको फिर क्या चाहिए, ये जनरली यहां पर क्या रखता है अपने पास, ये रखता है बूलियन स्टेटमेंट। अब देखिए मैंने यहां पर ये लिख दिया, ठीक है, या 65 लिख दिया, चलो। तो अब देखिए ये जो बूलियन स्टेटमेंट है, यहां से इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया 65। 65 इक्वल टू 65 कंडीशन, जिसे आप कंडीशन कहते हैं, वो ट्रू वेयर बी सेटिस्फाइड, क्योंकि ये एक्सप्रेशन नहीं लिखा आपने, ये अब एक्सप्रेशन नहीं है और वेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ठीक है, टेबल से कोई डिपेंडेंसी नहीं है जी, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। EMP पे चलाओगे कितनी बार चलेगा, 14 टाइम्स, ठीक है। ये बात अगर आपको कुछ प्रॉब्लम कर रही है तो इसका मतलब पिछले वाला लेक्चर, पिछले 2 लेक्चर या तो ठीक से सुने नहीं है या सुने ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों केस में एक बार पूरा अच्छे से समझ लो। देखिए ओरेकल बहुत बड़ा है भैया, क्या क्या याद रखोगे, इसलिए कॉन्सेप्ट अगर अभी आपने समझ लिया ओरेकल कैसे सोचता है, ओरेकल कैसे काम करता है, तो ओरेकल समझ में आने वाला है, वरना बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, तो ASCII हो गया, आगे चलें। ASCII में सिंपल है, कुछ नहीं, ASCII वैल्यू प्रिंट करेगा फर्स्ट लेटर की, जो भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक। अगला है ASCII STR, तो सेलेक्ट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज STR हेलो, सिंगल कोट हेलो फ्रॉम 12, ठीक है। ये तो उसने ऐसे ही लिख दिया जी, तो स्पेस देके लिख लो जी कुछ, ठीक है। ये क्या हुआ ये क्या हुआ, ये इसलिए हुआ जी क्योंकि बताऊंगा इसको भी मैं क्यों हुआ ये, ठीक है। एक्चुअली ये इसकी वजह से हुआ, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी, ये हुआ। तो देखिए कुछ भी लिख रहा हूँ मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, वो क्यों हुआ, वो एम्परसेंट क्या था वो हम देखेंगे, उसको भी बताऊंगा। ये एक इंटरेक्टिव इनपुट के लिए एक मेटा करेक्टर है। फिलहाल हम अभी फोकस इस पर करते हैं फंक्शन पे ASCII स्टार। देखिए अभी जो आप सिंबल इनपुट कर रहे हैं ना, ये सारे ASCII करेक्टर हैं। मान लीजिए अभी तो मैं ये क्या कर रहा हूँ कि ये मैं खुद इनपुट लिख रहा हूँ यहाँ पर ASCII STR में। मान ली ये इनपुट किसी डेटाबेस में से उठकर आ रहा होता, ठीक है। मान लीजिए वो डेटाबेस इटली में होता, इटली के किसी सर्वर में होता, अमेरिका में होता, जर्मनी में होता, ठीक है, कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर अलग अलग जगह पर होता। और मैं चाहता हूं कि वहां पर अलग अलग तरीके से लैंग्वेज सपोर्ट होती और उसमें वो अलग अलग सिंबल गए हुए होते, लेकिन नहीं जी, मुझे तो ASCII फॉर्मेट चाहिए, तो मैं इस फंक्शन का यूज़ करता। ये बहुत काम आता है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं। अभी प्रैक्टिकल यूज़ कैसे देखेंगे थोड़ा सा मुश्किल है,
कि प्रैक्टिकली मैं इसको कैसे दिखाऊं। तो हम इसको नेट से कोई डेटाबेस उठाकर उसमें जहाँ पर ये जो नॉन एस्काई कैरेक्टर्स पड़े हुए हों तब हम डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, सिंपल फंक्शन है। ये सिंपल सिंगल लाइन फंक्शन है। सिंगल लाइन का मतलब ये अभी एस्काई भी सिंगल लाइन था, मतलब हर लाइन पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब ये 14 टाइम्स हुआ है, तो बस पता होना चाहिए कि ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर टेंशन ना लो। नेक्स्ट, तो जी नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट फंक्शन है, स्क्रीन क्लियर कर लें। स्क्रीन कैसे क्लियर करोगे? क्लियर स्क्रीन पूरा लिख दो या इतना। अच्छा, मैंने लिखा सेलेक्ट। अगला फंक्शन है कैर। ये जी रिवर्स है, इसमें आप कोई आस्काई वैल्यू दीजिए, मतलब न्यूमेरिकल, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल प्रिंट कर देगा। 1 की आस्काई, ठीक है, 2 की आस्काई, ऐसे स्माइलिंग फेस। तो आप इसमें कोई भी स्काई वैल्यू देंगे तो आपको ये ज़रूरत पड़ती है जी। जब भी देखिए, अभी है ना, जब हम मिक्सिंग करेंगे टूल्स की, जब हम सभी कुछ टूल्स को लेकर हम कुछ कंबाइंड स्टेटमेंट बनाया करेंगे ना, तब ये सारे तब डिफ़िकल्ट क्वेरी आएंगी, तब ये स्टेटमेंट हमारे बहुत काम आने वाले हैं, तो इनको हल्के में ना लेना। ठीक है, अच्छा, वेयर में लगाऊं चलेगा? वेयर CHR 65, मैंने यहाँ लिखा 65, चलेगा जी? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये फिर वही बात है जी, करेक्टर रिटर्न करता है और वेयर को रिटर्न वाली चीज़ पसंद नहीं है। स्टेटमेंट बनाइए, बना दी। ठीक है, कंपेयर ऐसे करा दूं जी, ये देखो। अगर मैं यहाँ बी लिख देता तो ये स्माइलिंग फेस प्रिंट होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। 65 तो कैपिटल A के बराबर होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा CHR फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन है जी हमारा कंपोज। तो ये देखते हैं जी क्या करता है। सेलेक्ट कंपोज, मैंने यहाँ लिखा सपोज O। ठीक है जी, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करानी है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगाते हैं। ये डबल पाइप यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, दो स्ट्रिंग को अगर कॉन्कैटिनेट कराना हो। ठीक है, फ्रॉम ड्वेल। अब देखिए जी, ये क्या बन गया? एरर दी मैंने इसलिए कराया कि ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया जी मैंने। ये देखिए, यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये यूनिकोड करेक्टर्स हैं। तो मैं अगर किसी सिंबल को यूनिकोड करेक्टर्स, ये कंपोज क्या करता है, ये ट्रू यूनिकोड स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब देखिए, ये अभी आपको है ना थोड़ा सा दिक्कत करेगा। यूनिकोड क्या होता है? आपने देखिए, आस्काई भी एक इनकोडिंग करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है, यूनिकोड भी एक करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। तो यूनिकोड का मतलब होता है कि एक यूनिवर्सल इनकोडिंग स्कीम होती है जिसमें 2 बाइट का होता है ये। ठीक है, 65,536 इसमें वेरिएशन होते हैं, यानी कि आप दुनिया की लगभग हर लैंग्वेज को यूनिकोड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा, ये यूनिकोड इनकोडिंग जो होती है वो आस्काई की सुपर सेट होती है। अब देखो, सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लो कि लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में A to Z होता है, हिंदी में ऐसे गए तक होता है। ठीक है, और आपका जो हर लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक, तो जो वो सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए कंप्यूटर्स में, उसके लिए इनकोडिंग स्कीम है। अब मान लीजिए चाइनीज़ लैंग्वेज है, उसमें तो काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस में चले जाइए तो उसमें काफ़ी सारे लेटर्स, उन सबको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिकोड का यूज़ करते हैं। तो यूनिकोड एक करेक्टर इनकोडिंग स्कीम है। नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए समझ लो कि ऐसा कंपोज नाम का कोई फंक्शन है और कुछ यूनिकोड जैसा कुछ होता है। जब मैं करेक्टर इनकोडिंग स्कीम पढ़ाऊंगा तब हम इसको वहाँ कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, मैं अल्फ़ाबेटिकली आगे बढ़ रहा हूँ, तो फंक्शंस को आप एक बार देखते जाइए। आपको देखिए आइडिया होना चाहिए, पता। जब होता क्या है, हम जब खुद से पढ़ने बैठते हैं ना, तो ये होता है कि अरे यार पता नहीं इनकोडिंग विनकोडिंग क्या है यार, छोड़ो आगे पढ़ो। ठीक है, उसमें वो ठीक नहीं है। तो जितना भी आइडिया हो जाए, अगर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है, अभी आप यूज़ नहीं करी, नहीं समझ में आ रही, एक बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर दोबारा जब उसको समझोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है जी हमारा कॉन्कैट। तो देखिए, मैंने लिखा सेलेक्ट
कॉनकैट हेलो और कोमा सर और फ्रॉम डुअल। ठीक है, तो ये कॉनकैट ऑपरेटर और कॉनकैट फंक्शन दोनों आपको दिख रहा होगा एक ही काम कर रहे हैं। तो कॉनकैटिनेशन कर देता है जी, ये दो स्ट्रिंगों को रिटर्न कर देगा एक स्ट्रिंग बनाकर। अच्छा, क्या ये तीसरी को भी कर देगा? टेस्ट कर लेते हैं जी। हाँ जी, तो देखिए इसने क्या कहा, कॉटेड स्ट्रिंग नॉट प्रॉपरली टर्मिनेटेड। इसका मतलब 3 को नहीं लेगा जी, ये 2 को लेगा। मुझे 3 करनी है जी, 3 कैसे करोगे? अजी इससे जो इससे रिटर्न हो रही है ना स्ट्रिंग, उसे फिर फर्दर कॉनकैट कराओ, ये जरूरत पड़ती है। इसको देख लो स्टेटमेंट को, ठीक है, फंक्शन विद इन फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो रिटर्न हुआ उसको मैंने इसमें भेज दिया और ये लो। ठीक है, तो ये इस तरह से कॉनकैटिनेशन हो गया। और वैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो तो देखो मैंने लिखा हेलो, इससे भी हो जाता हेलो सर और कॉनकैट जी फ्रॉम डुअल। तो कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर देख लिया जी हमने। तो आज हमने देखा 5 फंक्शन देखे और इनके सिंटैक्स देखे, बेसिक कि ये 5 फंक्शन 4-5 फंक्शन जो हैं ये कैसे काम करेंगे। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। फंक्शन के नाम कम से कम एक बार आपकी आंखों से निकल गए, आपने देख लिया कि भाई अच्छा ऐसे भी होता है कोई फंक्शन। तो आप जब है ना क्वेरी बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेरी, एक बात ध्यान रखना, बहुत सारी क्वेरीज मैंने एक चीज़ नोट की है, बहुत सारी क्वेरीज जो होती हैं हम मल्टीपल क्वेरी बना देते हैं उसकी, लेकिन ओरेकल में एसक्यूएल में इतनी पावर है जो उनके फंक्शंस हैं और जो टूल्स दिए हुए हैं कि आप सिंगल स्टेटमेंट में बहुत पावरफुल क्वेरी लिख सकते हैं अगर आपको टूल्स की अच्छे से नॉलेज है। देखिए यहाँ मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कहता हूँ कि टूल्स को अच्छे से समझो, लेकिन भैया ओरेकल में तो अच्छे से समझना ही पड़ेगा, वरना क्वेरी कैसे चलाओगे। यहाँ प्रोग्रामिंग अल्टरनेटिव्स तो है नहीं कि जो है ना अल्टरनेटिव लगा लगा के आप काम करते रहोगे। ठीक है, तो अगर ये लेक्चर में कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको, कमेंट करो। और ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं तो डिसलाइक ही कर दो। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना रिवाइज कर लो। 3 लेक्चर जो है ना पिछले हैं और 4th लेक्चर ये हमारा हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी, बाय बाय।